किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने और अपने परिवार के प्राणों की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा, अपने संसाधनों की रक्षा। लेकिन वैसे तो ये जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन पुलिस हर समय तो आपके सामने मौजूद रह नहीं सकती। प्रशासन हर समय आपके दरवाजे पर तो खड़ा हो नहीं सकता। इस बात को भारत का कानून भी अच्छे से जानता है, इस बात को भारत की सरकार भी अच्छे से जानती है। इसीलिए भारतीय कानून, भारतीय संविधान आपको आत्मरक्षा का अधिकार देता है। भारत का कानून आपको यह अधिकार देता है कि अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। इस सुरक्षा के लिए आप अपने पास हथियार भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कानून है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आत्मरक्षा से जुड़ा कानून क्या है, आईपीसी इसके बारे में क्या कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से जो हथियार हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है और किन हथियारों के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जिन हथियारों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है उसके लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया क्या है, इसको लेके नियम कानून क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मरक्षा कानून के बारे में बात करते हैं। आईपीसी भारत का कानून आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपके प्राणों पे और आपकी संपत्ति पे कोई खतरा है तो ऐसे में आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 96 से लेके 106 तक इसी आत्मरक्षा के विषय में बताया गया है। अब देखिए, कानून का मामला है तो हम देख के पढ़ेंगे, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। और आप इस वीडियो को एक परिचयात्मक वीडियो माने, इसी वीडियो पर डिपेंड होकर कुछ करवर मत दीजिएगा। हम बस आपको थोड़े थोड़े डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आयुध का आपसे ये निवेदन है कि जाइए और डिटेल में पढ़िए। देखिए, सबसे पहला जो है वो तो ये है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आपको या आपके परिवार को या आपकी संपत्ति को कोई खतरा हो तो वहां पर आप बल प्रयोग कर सकते हैं, शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पागल या विकृत व्यक्ति आपके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी आप शारीरिक बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या थोड़ा सा इसमें लूप होल है कि मेडिकल तौर पे जो लोग विकृत हैं और पागल हैं उनकी बात हो रही है, जो लोग वैचारिक तौर पे विकृत और पागल हैं उनकी बात नहीं हो रही। ये भी शायद होना चाहिए। दूसरा, आत्मरक्षा कानून में 7 ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा करते हुए अगर सामने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये स्थितियां कौन सी हैं? जब ऐसा खतरा हो कि आपकी जान जा सकती है या फिर आपको गंभीर चोट लग सकते हैं, जब संभावना ये बन रही हो कि आपके ऊपर बलात्कार के प्रयास किए जा रहे हैं या फिर अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला हो जब आपके अपहरण की कोशिश की जा रही है, आप प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं किसी आपराधिक व्यवहार के लिए, या फिर आपके ऊपर एसिड हमला होने की संभावना है। इन 7 परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा करते हुए किसी की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद का जो सेक्शन है उसमें यह बताया गया है कि कौन से जगहों पे आत्मरक्षा करते हुए आप किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, चोट पहुंच सकती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब देखिए, ये जो आत्मरक्षा का अधिकार है कब तक लागू होता है? जब तक सामने वाला कुछ अग्रेसिव कर रहा हो और पुलिस ना आई हो। पुलिस के आने के बाद आपकी आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गई प्राणों की बात। अब अगर आपकी संपत्ति को भी खतरा है तो वहां पे भी आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए, तो ये अधिकार आपका है। ये क्या स्थितियां हैं? पहली बात, लूट की कोशिश की जा रही हो आपके साथ। दूसरी बात, कोई रात में आपके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। तीसरी बात, आग लगाने की कोशिश की जा रही हो आपकी संपत्ति के ऊपर। और चौथी बात, कोई चोरी कर रहा हो या कोई बदमाशी कर रहा हो जिससे आपकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इन स्थितियों में आपको यह अधिकार मिलता है। इसके अगले सेक्शन में उन स्थितियों का वर्णन है जहां पे सामने वाले को गंभीर चोट लग सकती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यही जो आत्मरक्षा का कानून है एक बात और कहता है कि जब कभी भी आपको भीड़ से जान का खतरा हो, ऐसे में आप अपने आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन और इस दौरान अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भी चोट लगती है जो उस भीड़ में शामिल है, भले ही वो हिंसा ना कर रहा हो, तो यह आपका अधिकार है, ये आपकी आत्मरक्षा का अधिकार है।
इन पूरे सेक्शंस को एक बार पढ़िए जाके, आपको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ शारीरिक बल तो काफ़ी होता नहीं है ना, इसके लिए संसाधन चाहिए। लेकिन भारत में हथियारों को लेके, भारत में शस्त्रों अस्त्रों को लेके कानून बड़े सख्त हैं और कानून का पालन करना हर जिम्मेदार नागरिक की पहला कर्तव्य है। जैसे कि जो आयुध हैं, जहाँ पे बारूद का प्रयोग होता है, उनको लेके नियम बहुत सख्त हैं। और 2016 में भारत की सरकार कानून लेके आई है जिसके बाद सिखों को छोड़ दें, उनको कटार रखने की अनुमति है। उसके बाद अगर आप कोई धारदार हथियार रखते हैं तो उसको लेके भी नियम है। लेकिन घर में जो हथियार प्रयोग में होते हैं, भले धारदार हों, जो घर में खेतीबाड़ी में प्रयोग होते हैं, उनको लेके कोई नियम नहीं है। यानी कि आपके किचन में जो चाकू रखा है उसको लेके कोई नियम नहीं है। आपके घर के बाहर कोई गार्डन है तो गार्डन में डाली की छटाई के लिए अगर आपको कोई बड़ा हथियार लग रहा है, धारदार वस्तु लग रही है, तो उसको लेके कोई नियम नहीं है, वो आप रख सकते हैं। आपको जो खेतीबाड़ी में डंडे प्रयोग होते हैं, आवश्यक होता है, वो डंडे रखने की अनुमति आपको है, उसमें आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कुदाल रखने की परमिशन है। ऐसा कोई भी चीज़ लोहे का बना हो, किसी चीज़ की बनी हो, जिसका खेती में उपयोग होता हो, घरेलू आवश्यकताओं में उपयोग होता है, या उसका कोई दूसरा प्रयोजन भी हो, तो उसको रखने की अनुमति आपको है। अब जो सबसे बड़ी बात आ गई, बंदूक, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए ज़्यादा किया जाता है। बंदूक को लेके देखिए नियम बहुत सख्त हैं। अभी एक व्यक्ति को 3 बंदूक रखने की इजाज़त है मैक्सिमम, उसमें भी 2 बंदूक हो सकते हैं, तीसरा .22 बोर का हो, है ना, वो आप रख सकते हैं। ये 5 साल का इनका एक बार में लाइसेंस बनता है, 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। और भी डिटेल्स हैं, जैसे परिवार में किसी के पास बंदूक है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो लीगल वारिस है उसके पास बंदूक का लाइसेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, ये करवाया जा सकता है। जो सेंसिटिव समय होता है, जैसे चुनाव है, आचार संहिता लगी है, उस समय हथियार जमा हो जाते हैं। हथियार बनेगा कैसे? हथियार 2 परिस्थितियों में बनता है, या तो इसका कोई व्यावसायिक उपयोग हो, या तो आप इसका इस्तेमाल कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए ज़रूरी है, आप स्पोर्ट्स में हैं, ये व्यावसायिक उपयोग है, या फिर आपके प्राणों को खतरा है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले ये गृह मंत्रालय जारी करता है, लेकिन जो आपका नियरेस्ट अथॉरिटी आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म में अपनी जानकारी पूरी भर के देते हैं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि आखिर आपको ज़रूरत क्यों है, व्यावसायिक उपयोग है या प्राणों को खतरा है, तो उसका आप जो सबूत है पूरा का पूरा देते हैं। उसके बाद डीएम उसको एसपी के पास भेजता है, एसपी से वो लोकल थाने में जाता है। लोकल थाना जो है आपकी पूरी इंक्वायरी करता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाता है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, आर्थिक रूप से आपका पक्ष क्या है, पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच होती है। उसके बाद डीएम के साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर डीएम संतुष्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संतुष्ट है, तो वो आपको हथियार का लाइसेंस आवंटित कर सकता है। आमतौर को अगर बहुत ज़रूरी हो तो आपको 1 महीने के अंदर ही मिल सकता है, वरना लंबा समय भी लगता है। पूरी तरीके से कलेक्टर पर डिपेंडेंट है कि आपको हथियार देना है कि नहीं देना है और कितनी जल्दी देना है। एक बार लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद जो सरकार द्वारा प्रमाणित दुकान है, वहाँ से जाके आप हथियार खरीद सकते हैं, वहाँ पे जाके आप शस्त्र ले सकते हैं। उसके बाद जो गोलियों की संख्या है उसके ऊपर भी कैप लगा हुआ है कि आप 1 महीने में, 1 साल में इतनी ही गोलियां ले सकते हैं। इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। लाइसेंस बन भी जाए उसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइसेंस बन गया तो हथियार लहराते हुए घूम रहे हैं सड़क पर, ये नहीं करना है, जिम्मेदारी से उसका उपयोग करना है। अभी तक क्या है, भारत में धारदार, क्योंकि धार्मिक प्रयोजनों के लिए या फिर परंपरागत तौर पे अपने घरों में हथियार लोग रखते थे, लेकिन 2016 में भारत सरकार एक कानून लेके आई है, एक संशोधन लेके आई, जिसके बाद अब आपको धारदार हथियार रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये लाइसेंस भी कलेक्टर के पास नहीं बनेगा। अब नया कानून है, इसको लेके क्या क्या नियम है, ये जो है, अब जैसे कि तलवार हो गया, भाला हो गया, खुरपी हो गई, या फिर कटार हो गया, इनके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस के बिना आप ये चीज़ें भी अपने पास नहीं रख सकते, वरना ये भी गैरकानूनी के दायरे में आता है, गैरकानूनी है। इसके लिए आपको कलेक्टर के पास आवेदन देना पड़ेगा, कलेक्टर आपको परमिशन देंगे। इसकी प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है, ये लाइसेंस आसानी से आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको 500 रुपये का फ़ी एक बार लगता है, उसके बाद 100 रुपये का रिन्यूअल फ़ी लगता है। धारदार हथियारों के जो लाइसेंस जारी होते हैं वो लाइसेंस 2 साल के लिए जारी होते हैं, यानी एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, 2 साल के लिए हथियार आपका है, 2 साल के बाद आप उसको रिन्यू करा लीजिए। ये तो बात रही हथियारों को लेकर नियम। आत्मरक्षा को लेकर आपके नियम के देखिए, किसी भी समाज के लिए
सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए ये पहली शर्त होती है कि आप अपनी रक्षा करने में सक्षम हों, आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में सक्षम हों। पुलिस सक्षम है, प्रशासन सक्षम है, लेकिन प्रशासन हर समय आपके सामने नहीं है। ये बात अपने ध्यान में बिठा के रखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम और बातें लेके आते रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग खूब एक्टिव हैं, आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात जो हम आपसे पिछले कुछ समय से बार बार कह रहे हैं कि आयुध को आपके सहयोग की अपेक्षा है। हम भी आपकी आत्मरक्षा के लिए ही हैं, हम भी समाज की शक्ति ही हैं। संसाधनों की आवश्यकता है, यूपीआई नीचे दिया हुआ है, बैंक अकाउंट के डिटेल दिए हुए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप आयुध को आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।